हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में अभिक्रिया की आणविकता के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी मौलिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, तो मैं इसमें आपको बता चुका हूँ कि किसी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या जिनका आपस में टकराना, इस तरीके से टकराना आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ऑर्डर क्या होता है? तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिक्रिया की वेग यानी कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रताओं के घातों पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के घातों पर निर्भर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्लियर है? मैं ये बता चुका हूँ, तो मैं डेफिनेशन ना लिख के मैं डायरेक्ट अंतर लिख रहा हूँ, आप लोग वो लिख लेना, इसलिए मैं वन पॉइंट दोनों के लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉइंट नंबर 2 कि जो इसका मान होता है धनात्मक होता है। जो हमारा आणविकता का मान होता है यह हमेशा धनात्मक होता है, और जैसे कि ये 1, 2 एंड 3 हो सकता है। अब धनात्मक क्यों होता है? मैंने बोला कि अणुओं का टकराना आवश्यक है। अगर अणु धनात्मक ही नहीं होंगे, या ये कह दो कि अगर मॉलिक्युलैरिटी 0 हो गई तो आणविकता कहाँ से निकालोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जैसे मैं नॉर्मली बताऊं, हमें चाय बनानी है, लेकिन अगर चाय बनाने के लिए हमारे पास वाटरी ना हो, मिल्की ना हो, चाय पत्ती ना हो, तो आप मॉलिक्युलैरिटी कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हमारे पास क्या जरूरी है? हमारे पास ये जरूरी है कि हमारे पास वाटर, मिल्क, ये सभी चीज़ें हों। तो इसलिए इसका मान हमेशा पॉजिटिव धनात्मक होता है, और यह 1, 2, 3 हो सकता है। जो ऑर्डर है, ऑर्डर का मान 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और यह अंश में भी हो सकता है। अंश का मतलब होता है प्रभाजी संख्या, जैसे 2/3, 1/3, हम इनकी बात कर रहे हैं। और ये पूर्णांक तो हो ही सकता है, पूर्णांक यानी कि 1, 2, 3 ये हो ही सकता है। तो एक जो अभिक्रिया की जो दर है वो 0 यानी कि वो कोटि जो है वो 0, ऋणात्मक यानी कि अंश, और पूर्णांक के रूप में हो सकती है। अगला पॉइंट अगर हम समझे तो जो आणविकता है इसे हम नॉर्मली क्या करते हैं? रिएक्शन देख के सैद्धांतिक रूप से निकालते हैं, यानी कि इसके लिए हमें कोई प्रयोग यानी कि प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कोटि का निर्धारण हमेशा हम कैसे करते हैं? प्रैक्टिकल के थ्रू निकालते हैं, प्रैक्टिकल के थ्रू निकालते हैं, यानी कि ये प्रायोगिक होता है। बिना प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल किए आप अभिक्रिया की कोटि का मान नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम एक पॉइंट समझे तो ये अभिक्रिया सिंपल भी हो सकती है, मॉलिक्युलैरिटी नॉर्मली सिंपल होती है अधिकतर केसेज में, लेकिन ये हमेशा क्या होती है? हमारी कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। क्लियर? तो आप लोगों को मैंने इसके बारे में बता दिया, आप इसका नोट्स बना लेना। हम अपना अगला पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं। इसमें ये पेपर में आता भी है। अगला पॉइंट है हमारा आभासी एकाणुक अभिक्रिया, या इसी को हम बोलते हैं छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्यूडोक प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसके 3 नाम हैं। आपको तीनों नाम पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ही आप राइट कर पाएंगे, वरना आपको इसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये होती क्या है? तो अगर हम समझें कि वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता, वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक से अधिक
एक से अधिक होती है परंतु कोटि एक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा से, वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक से अधिक होती है परंतु कोटि एक होती है, उसे हम आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर हम जैसे देखें तो C12 H22 O11, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम सुक्रोज, चीनी, शुगर बोलते हैं। कि जब क्रिया वाटर के साथ कराते हैं तो ये देता है हमें C6H12O6 प्लस, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा रिएक्शंस के बारे में, C6H12O6 जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे ग्लूकोज बोलते हैं और इसे फ्रैक्टोज बोलते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। अब अगर आप देखें तो आणविकता कितनी हो जाएगी? तो आणविकता जो हो जाएगी, एक अणु भाग ले रहा है सुक्रोज का और एक अणु भाग ले रहा है जल का यानी कि वाटर का, तो 1 + 1 = 2। अब कोटि हमें निकालनी है। हम जानते हैं कोटि के लिए हमें क्या करना होगा? रेट प्रपोर्शन टू किसके? C12 H22 O11 की पावर 1 और H2O की पावर 1 नहीं होगी, 0। तो इसलिए कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि हो जाएगी 1 + 0 = 1। अब मैटर ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने H2O की पावर 0 ली। तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि जो आणविकता होती है, आणविकता में जो है हमारा वाटर भाग लेता है लेकिन रेट में नहीं लेता। इसका रीज़न ये है कि जो रेट है, दर है, दर जो है जल के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। या ये दूसरी भाषा में बोलिए कि जो जल होता है वह वेग निर्धारण में भाग नहीं लेता है, इसलिए हम इसकी कोटि को 0 मानते हैं और इसलिए अभिक्रिया की कोटि 1 हो गई। आपको ये अगर क्लियर ना हुआ हो तो दूसरी भाषा में समझिए कि ये जो वाटर है किसी अभिक्रिया के वेग को कितना प्रभावित करेगा। आप जानते हैं ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है यानी कि ना तो ये अम्लीय होता है और ना ही ये क्षारीय होता है। तो ये किसी के टेस्ट को चेंज नहीं करता है, ये केवल उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करता है। और कंसंट्रेशन यानी कि या तो उसे सांद्र कर देगा या उसे तनु कर देगा, और इसलिए यह अभिक्रिया के वेग में भाग नहीं लेता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, या तो उसे कंसंट्रेट या उसे डाइल्यूट करेगा, बट उसके जो है नेचर प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा। इसलिए इसकी जो हम घात मानते हैं 0 मानते हैं और अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसी अगर हम एक और रिएक्शंस लें इसमें तो CH3 COO C2H5 की जब क्रिया वाटर के साथ कराते हैं, इस अभिक्रिया को हम एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो दोबारा से मैंने बोला कि हम वहीं पर देखेंगे क्या होता है। तो फिर से वही, आणविकता कितनी हो जाएगी? आणविकता हो जाएगी फिर से 1 + 1 + 1 = 2। लेकिन कोटि के लिए अगर आए तो हमें पता है रेट प्रपोर्शन टू CH3 COO C2H5 का 1 और H2O की पावर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको कि वाटर हमारे वेग निर्धारण में भाग नहीं लेता है। तो इसलिए जो कोटि हो जाएगी वो 1 + 0 = 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।